वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वीडन के बारे में। स्वीडन में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी आने वाली इंटेक में स्वीडन को टारगेट कर रहे हैं फॉर देयर मास्टर्स और बैचलर डिग्री प्रोग्राम। सो स्टार्ट करते हैं। और स्वीडन एक शेंजन जोन का कंट्री है और मेनलैंड शेंजन का मेंबर है और बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त कंट्री है। अगर आप स्टडी को लेके जाना चाहते हैं या इवन के जॉब के लिए आप जाना चाहते हैं, उसमें स्वीडन के बारे में यह है कि वहाँ पे स्वीडन एंड फिनलैंड जो नॉर्डिक रीजन है उसमें यह है कि आपको सैलरीज अच्छी मिलती हैं अगर आप एक जॉब वर्क परमिट या जॉब को लेके आप वहाँ पे मूव होना चाहते हैं। इसके अलावा जो स्वीडन का जो सबसे मेन इसमें जो पर्क्स आ जाते हैं वो ये है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को, मतलब आप अपनी फैमिली को भी रिलोकेट कर सकते हैं अपने साथ, इवन कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं या वर्क परमिट पे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्वीडन को एज ए स्टडी डेस्टिनेशन। आप एज ए स्टूडेंट मास्टर या बैचलर्स आप स्वीडन में अगर जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, वीज़ा प्रोसेस क्या है और इसकी इस कंट्री की वीज़ा रेशो कैसी है। सबसे पहले मैं इस कंट्री की आपको वीज़ा रेशो बताता चलूँ। वीज़ा रेशो इसकी ऑलमोस्ट 100% है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल और ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, आपका एकेडमिक कैरियर जो है वो अच्छा हो, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी हो। इसमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको हम वन बाय वन उसमें कवर करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको मैट्रिक और एफएससी के आपकी सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। और एचईसी से और एचईसी के से नहीं बल्कि आपको अपने इंटर के बोर्ड हैं उनसे रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, अगर आपने इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपने टेस्ट करवाने हैं तो पहले आप बोर्ड से करवाएंगे। फिर आप इसी तरह अपने मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने मैट्रिक के बोर्ड से पहले वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एचईसी से आईबीसी से वेरीफाई करवाने हैं। तो आईबीसी से जब आपके वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपने मोफा, अगर मोफा की रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ स्वीडन तो आपको मोफा पोस्टल डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करवानी पड़ेंगी। तो ये था अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और स्वीडन आपको इसमें बैचलर्स में आपको अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिल रही होगी। तो इसमें जितने आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे आपकी चांसेस ये हैं कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको हो सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स बैचलर्स के लिए है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मास्टर्स के लिए ये है कि आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सेम रहेंगे, आपके मैट्रिक और एफएससी के इंटर के डॉक्यूमेंट्स प्लस इसमें आपके जो लास्ट डिग्री होगी बैचलर्स की डिग्री वो उसमें ऐड हो जाएगी, उसका ट्रांसक्रिप्ट और उसकी डिग्री। तो अब वन बाय वन इनकी हम वेरिफिकेशन और एचईसी से और इंटर से बोर्ड से आईबीसीसी से मोफा से। तो सबसे पहले आपने सेम वही प्रोसेस है, आपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से मैट्रिक और इंटर की जो सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट हैं वो वेरीफाई करवानी है। जब वो वेरीफाई हो जाएंगी वो फिर आपके पास आगे चले जाएंगे आईबीसीसी के पास, आईबीसीसी वेरीफाई कर देगा। उसके बाद जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स इसमें मास्टर्स के लिए लिखने हैं वो होंगे आपके लास्ट बैचलर्स डिग्री की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, वो आपकी एचईसी से वेरीफाई होनी चाहिए। इन सम केसेस अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी डिग्री वेरीफाई करती हैं तो अगर आप उनसे भी करवा लें तो बेटर है, अदरवाइज एचईसी से आपने मस्ट ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्टेशन इसकी कंप्लीट करवानी है। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद आते हैं कॉस्ट की और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट करेंगे। स्वीडन में भी आपको पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेगी लाइक अदर शेंजन यूरोपियन कंट्रीज़। तो स्वीडन में ये है कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि स्वीडन एक ट्यूशन फ्री कंट्री नहीं है, इसमें इवन के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी है वो भी ज़्यादा होती है, आपको अच्छी खासी फ़ी देखने को मिल रही होती है स्वीडन के केस में। सो अगर आपके मार्क्स आपका CGPA 2.6 से ऊपर है तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, बट चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, विच मीन्स कि आपका जो ग्रेडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट आपकी जो CGPA है मिनिमम वो 3 से ऊपर होनी चाहिए। सो अगर किसी की CGPA 3.5 है, उसकी एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी है, उसका आइल्स क्लियर, आइल्स की भी यहाँ पे ज़रूरत है। विदाउट आइल्स आपकी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत लिमिटेड ऑप्शन हो जाती हैं कि आपको किसी पब्लिक में एडमिशन मिले। स्टूडेंट के केस में तो आइल्स मस्ट है। आइल्स के अलावा आप समझिए कि आपका 20-30% चांसेस होते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे दे। तो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो आपका CGPA अराउंड 3.5 से या इससे अबव होना चाहिए, तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन देखने को मिल सकता है। इसके साथ आपका आइल्स हो, वो मैंने जैसे आपको पहले बताया, आइल्स इज़ हाईली रिकमेंडेड इन केस ऑफ स्वीडन। स्वीडन में अगर आप अपना एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे हैं तो आपको आइल्स देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम कॉस्ट पे इस पर अलग से आते हैं, लेकिन पहले जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने आपको बता दी हैं, बैचलर्स की भी और आप मास्टर्स की भी। मोस्टली स्टूडेंट मास्टर्स के अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसमें स्वीडन में आपको दो इंटेक्स देखने को मिलती हैं, 2-3, जिसमें मेजर इनकी इंटेक होती है, फॉल इंटेक होती है जिसको ऑटम इंटेक भी कहते हैं, सितंबर अक्टूबर की इंटेक। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फॉल इंटेक जो है सितंबर अक्टूबर की उसी को कवर करेंगे, क्योंकि उसी में ही मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं और उसी को मेजर इंटेक ही कहा जाता है, जिसको विंटर इंटेक भी हम बोलते हैं।
तो उसके अंदर आपने सिंपली क्या करना है, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस, उसकी कंप्लीट एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने कॉस्ट और रिक्वायरमेंट्स को हमने कवर करना है, प्लस लिविंग एक्सपेंसेस। तो अब हम आ जाते हैं, हमने इंटेक्स की बात कर ली, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली, अब हम एप्लीकेशन और इसकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी की फ़ी है और आपकी जो कॉस्ट आएगी स्वीडन में उसकी हम बात कर लेते हैं, प्लस बैंक स्टेटमेंट इसमें। तो जहाँ तक इसकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी की बात है तो उसमें स्वीडन में अच्छी खासी आपको फ़ी देखने को मिलती है, अप टू 8,000 यूरोज़ पर सेमेस्टर। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में आता है। हो सकता है आपका यूनिवर्सिटी 4,000 यूरोज़ पर सेमेस्टर वाली यूनिवर्सिटी में आ रहा हो, 5,000 वाली में आ रहा हो, या आपका 8,000 वाली में आ रहा हो, या 10,000। तो आपको ये 10,000 पर सेमेस्टर यूरोज़ ये आपकी फ़ी जा सकती है इन स्वीडन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाए तो वो तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये कॉस्ट आपने मान के चलना है। अब हम इसकी आ जाते हैं कि रिक्वायरमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट और इसका जो वीज़ा प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको 12,000 यूरोज़ आपको मिनिमम बैंक स्टेटमेंट आप इन केस ऑफ स्वीडन आपको दिखानी होती है 1 साल के लिए। मैं 1 साल की बात करूँ, अगर 2 साल होगा तो ऑब्वियसली आपको 80 लाख की आपको वो बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी, और पहले 1 साल की फ़ी आपने यहाँ से पे करके जाना होता है पाकिस्तान से। तो वो डिपेंड करता है कि ऑन टॉप ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 साल की बैंक स्टेटमेंट 12,000 यूरोज़ विच इज़ अराउंड 35 lakhs to 40 lakhs पाकिस्तानी रुपीज़, तो ये 40 लाख आप ऑन एवरेज आप समझे कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है। इसके बाद जब आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ जाता है, लेट्स से आपका ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ गया जिसकी फ़ी 4,000 यूरोज़ है पर सेमेस्टर, तो आपने 1 सेमेस्टर की फीस यहाँ से पे करनी है। तो इसका मतलब है कि वो 4,000 यूरोज़ आप अपने 40 लाख में ऐड करते हैं, तो अराउंड 16,000 यूरोज़ लेके 18,000 यूरोज़ तक आपका ये जो इंक्लूडिंग योर फर्स्ट ईयर बैंक स्टेटमेंट जो आपके एक्सपेंस लिविंग एक्सपेंस है वो आपने शो करवाने हैं, वो आपका स्टूडेंट का एक्सपेंस आ जाता है। ठीक है, इट्स वेरी कॉस्टली कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी एंड सम अदर कंट्रीज। सो ये इसका प्रोसेस है, इसकी कॉस्ट है जो आपने स्वीडन के केस में आपने दिखानी ही दिखानी है। उसके बाद हम वीज़ा प्रोसेस पे आ जाते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सारे उसको जस्टिफाई कर लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, उसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, आपके एकेडमिक्स और आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है, इसमें ये होता है कि अगर आप इन सम केसेस आपका स्टडी गैप है, आपने अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर आप 3 साल बाद या 5 साल बाद भी स्टूडेंट स्वीडन में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जो कि आपको अप टू 15 ईयर्स ऑफ स्टडी गैप वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है। स्वीडन में कभी भी आपको स्टडी गैप का इशू नहीं होता, सिर्फ इस वजह से आपको रिजेक्शन नहीं मिलती अगर आपके सारे एकेडमिक और वर्क एक्सपीरियंस जो आपको जितना है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर हैं, आप उसको सही तरह जस्टिफाई करें। बट स्टिल अगर आपको स्टडी गैप है तो फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है एम्बेसी को, जो वीज़ा ऑफिसर होता है, आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये मैंने इन सालों में आफ्टर कंप्लीटेड माई बैचलर्स मैंने ये काम किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी से हैं तो आपने किसी आईटी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने काम किया है, तो वो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस उसको एक लेटर होता है, आप वो उसकी फॉर्म में रिटन भी बता सकते हैं, या आप उसको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप उसको वर्बली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है। तो वीज़ा प्रोसेस अगर आपके सारे ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, उसके बाद आपके वीज़ा के चांसेस ऑलमोस्ट 95 to 100% हो जाते हैं अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपना इंटरव्यू के लिए आपने तैयारी करनी। इंटरव्यू की इतना कोई ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं होता, आपने बस अपने लिविंग एक्सपेंसेस बैंक स्टेटमेंट आपको उसको जस्टिफाई करना होता है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, और आपका आगे पर्पस क्या है स्टडी कंप्लीशन के बाद। तो ये सारा प्रोसेस था इसका वीज़ा का। आप जब वीज़ा से उसके वीज़ा कैसे लेना है, एम्बेसी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, सारी उसकी सबकी डिटेल्स में वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ रिक्वायरमेंट्स, कॉस्ट और एप्लीकेशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम इसको जेनरिकली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी सबकी डिटेल्स वीडियो अलग से बनेगी। तो ये सारी डिटेल्स थी। इसके बाद आपने स्वीडन में आपको अगर आप एज ए इंडिविजुअल जा रहे हैं पहले, तो आप अपनी फैमिली को वहाँ पे मूव करना चाहते हैं, तो स्वीडन यूरोप शेंगन जोन का एक वाहिद कंट्री है जो आपके डिपेंडेंट्स को भी अलाउ करता है, और अपने फैमिली को, आप अपने बच्चों को भी वहाँ पे रिलोकेट कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि स्वीडन में रह के आपको कोई जॉब मिल सकती है, या पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या अपने लिविंग एक्सपेंसेस को अफोर्ड करने के लिए, या आप अपनी ट्यूशन फ़ी को निकालने के लिए। तो ये इसको टोटली हम अलग से देखेंगे, इस पूरा अलग टॉपिक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि स्वीडन के अंदर, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ट्यूशन फ़ी बहुत हाई होती है, तो आप सिर्फ अपनी पार्ट टाइम जॉब, वहाँ पे जो आप 20 आवर्स अलाउड होती है, तो सिर्फ उस पर रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, आप ये है कि अपनी आधी हाफ ऑफ द जो फ़ी होती है वो आप शायद मैनेज कर सकें, वो भी अगर आप फुल डेडिकेशन से काम करें, आपको वेजेस अच्छे मिल रहे हो स्वीडन के अंदर, फिर आप कुछ हद तक वो कर सकते हैं। लेकिन आप यहीं से आप मेंटली आप प्रिपेयर होकर जाएँ कि वहाँ पे जाके आपको
अपनी ट्यूशन फ़ी मैनेज करने के लिए पैसे और मैनेज करने पड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ जहाँ तक आपको बात है कॉस्ट ऑफ लिविंग की, वो आप अपनी और जॉब से या पार्ट टाइम जॉब से अपना वो एक्सपेंस निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कंप्लीट अलग से हम एक वीडियो सीरीज़ बनाएंगे जिसमें एप्लीकेशन प्रोसेस अप्लाई कैसे करना है, वो सारा उसके एम्बेसी का प्रोसेस क्या है, वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो आगे आने वाली तमाम वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस और बेल आइकन पर क्लिक करते ताकि आने वाली सारी